नहीं बेटा, कोई आया नहीं है अभी तक। मैं भी वही देख रहा हूँ। मे भी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। आई डोंट नो क्या केस है। शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि आज से क्लास होगी दोबारा। मैं एक बार टेलीग्राम में मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, हम तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे बच्चे। तो हम पढ़ रहे थे ग्रीन और ग्रीन रेवोल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। उस डेफिनेशन को हम लिख लेंगे। सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? मैंने आपको बताया था, इट इज अ स्पेक्टेकुलर राइज इन द फूड प्रोडक्शन which ended all the problems like malnutrition, फूड शॉर्टेज, फूड सिक्योरिटी। जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको खत्म करने के कारण उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन वही होता है जब कोई बड़ा सा चेंज आता है। सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? इट रेफर्स टू स्पेक्टेक्युलर राइज it refers to spectacular rise in food production, especially in third world countries, especially in third world countries which mitigated the famine which mitigated the famine, great food crisis, great food crisis, malnutrition, etc. Malnutrition, etc. ये एक ही वर्ड है, माल न्यूट्रिशन एटसेट्रा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन है। असल में कीवर्ड क्या है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने रूरल इकोनॉमी को या रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इनटू एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अ रेवोल्यूशन इन इकोनॉमी। ठीक है, तो लिखेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन मतलब कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था होती है, एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया।
और ये क्यों हुआ? इसका रीजन था, दिस हैपेंड ड्यू टू दिस हैपेंड ड्यू टू मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्यों हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या रीजन था ग्रीन रेवोल्यूशन होने का? उसका कारण था मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हमारे पास होना। कहने का मतलब है, जस्ट अ मिनट, कहने का मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने आखिर काम क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक एग्रेरियन इकोनॉमी को, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को चेंज करके एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। और ये इसका इसके पीछे का कारण ये था कि उसने मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लगाया। छोटी सी हेडिंग डालेंगे, बैकग्राउंड, 2 लाइन का लिख लेंगे ताकि कोई और नोट्स आपको कभी जीवन में पढ़ने ना पड़े और सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन इसी के साथ खत्म हो जाए। बैकग्राउंड। नेम किसने दिया ग्रीन रेवोल्यूशन? शुरुआत से तो यही नाम नहीं दे दिया गया होगा कि इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे। सो नेम इज गिवन बाय पैट्रिक गेडिस, बहुत ही फेमस जोग्राफर हैं पैट्रिक गेडिस, पीजी। इनने नाम दिया था। फादर कौन है वर्ल्ड में? हु इज द फादर? वर्ल्ड के फादर की बात हो रही है इसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इनकी कहानी आपको लास्ट क्लास में सुनाई गई थी, नॉर्मन बोरलॉग साहब। और जो इंडिया में इसके फादर हैं, जिनकी डेथ इसी साल हुई है, वो है एम एस स्वामीनाथन साहब। और अब ये भारत रत्न भी हैं, एम एस स्वामीनाथन। ब्रैकेट में भारत रत्न 2024। भारत रत्न से यूपीएससी ने 2021 में एक सवाल पूछा, और वो सवाल था कि एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को मिल सकता है मैक्सिमम? कितनी बार भारत रत्न को रोका गया है, डिसकंटिन्यू किया गया है? क्या भारत रत्न टाइटल के अंदर आता है अंडर फंडामेंटल राइट्स? तो ये क्वेश्चन देखना एक बार, फिर अपन कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ये तो रिवीजन के लिए था। बैकग्राउंड लिखेंगे, द जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जन्म है वो कैसे हुआ? सो द जेनेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन राइज इन मैक्सिकन क्राइसिस। मैक्सिको में मैंने आपको बताया था बहुत दिक्कत आ गई थी। सो मैक्सिकन क्राइसिस बाय 1940, 1940 के समय मैक्सिको में एक क्राइसिस आती है, वेयर प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम हम ऊपर लिख चुके हैं लेकिन ये कहानी के तौर पे लिख रहे हैं, वेयर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, वेयर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग hybridized. What is the meaning of hybrid?
चलो इस शब्द को समझते हैं, हाइब्रिडाइज्ड। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, हम इसको अलग से अभी आपको ये पैराग्राफ खत्म हो जाए फिर समझाएंगे। वेयर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हाइब्रिडाइज्ड, कहाँ का गेहूं लिया था भाई साहब? जैपनीज, जापानीज वीट, जापानीज वीट एंड मैक्सिकन वीट वेराइटी, एंड मैक्सिकन वीट वेराइटी। अब इनमें क्या क्या अंतर थे वेराइटियों में, ये सब आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। मैक्सिकन वीट वेराइटी, द न्यू वेराइटी, जो नई वेराइटी इन्होंने बनाई, द न्यू वेराइटी, उसमें पत्तियां ज्यादा थी कि कम? तो हमने देखा था उसमें पत्तियां कम थी, दैट मीन्स हैज लेसर कैनोपी, उसमें पत्तियां कम थी, लेसर कैनोपी एंड लेस मेच्योरिंग पीरियड, उसका पैदावार होने की जो टाइम पीरियड था, जो फसल की अवधि होती है वो कम थी, लेस मेच्योरिंग पीरियड, बट हाई यील्ड। इसको भी समझेंगे, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, ये वर्ड जहां भी यूज होगा इसका मतलब होता है प्रोड्यूस। ठीक है, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इसको प्रोड्यूस कहा जाता है। ठीक है, सो हाई यील्ड एंड हाई प्रोड्यूस। इट स्टार्टेड इन इंडिया, इट स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में शुरुआत कब हुई? इट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1960s, 1960 के आसपास इसकी शुरुआत होती है, इन 1960s, एज अ पायलटेड प्रोजेक्ट। इस शब्द को भी अंडरलाइन करें, एज अ पायलटेड प्रोजेक्ट। व्हाट दिस वर्ड मीन्स, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? अंडर, शुरुआत से ही नाम तो नहीं निकाल दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उस समय नाम होता था इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझेंगे, अंडरलाइन करते चले बेटा, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी एक एक करके सब समझेंगे। द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज, द आर्किटेक्ट, जन्मदाता कौन थे ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज MS स्वामीनाथन। इतना लिख लिया हो तो मुझे थम्स अप दें। हो गया। आइए अब इनमें इस चीज इसमें कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे पहला वर्ड जो हमको समझना है, जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, मैंने आपको बोला था इन शब्दों को अंडरलाइन करें, जैसे हाइब्रिडाइज्ड, यील्ड तो हमने देख लिया, प्रोड्यूस, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पायलटेड प्रोजेक्ट। देखो, इंसान, जैसे हम जब डॉग्स खरीदने जाते हैं तो हम डॉग्स को कहते हैं भाई ये किस ब्रीड का है। ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति,
जब हम वर्ड यूज करते हैं ब्रीड, इस ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति। इस ब्रीड को प्रजाति कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसी ब्रीड जो इन ब्रीडों से थोड़ी ऊपर है, लेकिन उसको मोर देन टू ब्रीड्स को मिला के बनाया गया है। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं ब्रीड की, तो हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए एक डॉग है, अब उसी में आपके पास एक लेब्राडोर होता है, एक जर्मन होता है, जर्मन शेफर्ड, एक बुलडॉग हो जाता है। इन सब चीजों में कॉमन क्या है? पॉकेट डॉग हो जाता है। इन सब चीजों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है इन सब चीजों में? कॉमन ये है कि ये सब के सब, कितना भी कुछ हो जाए, हैं ये कुत्ते ही। जब हम सेम ब्रीड्स में, सेम प्रजातियों में इसके फीचर और इसके फीचर मिक्स करते हैं और कुछ नया बना देते हैं, उसको कहा जाता है हाइब्रिड। दैट मीन्स प्रजातियों में एक स्टेप ऊपर चले गया। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन रेस। अब ह्यूमन रेस में कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लैक पीपल को आपने देखा होगा, जिनको कहा जाता है नीग्रोस, क्रिस गेल जैसे लोग। और अमेरिकन्स को आपने देखा होगा, जो रेड होते हैं कलर में थोड़े से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, चेहरा लाल लाल रहेगा। अब हुआ क्या कि अमेरिका के लोग यहाँ जाके बसने लगे, आपके अमेरिका में। अफ्रीका के लोग अमेरिका में जाके रहने लगे। और फिर क्या हुआ कि थे तो ये ह्यूमंस ही, तो कई बार ऐसा हुआ कि ब्लैक की मैरिजेस वाइट लोगों से हो गई, वाइट की मैरिजेस ब्लैक लोगों से हो गई। अब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, वैसे मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ जनरली, लेकिन जो नीग्रोज होते हैं उनकी जो नोज होती है, नाक होती है, ये लॉन्ग होती है, बहुत लंबी नाक होती है। ब्लैक कलर के तो होते ही हैं ये। हाइट बहुत ज़्यादा होती है। जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये करली होते हैं। ये फीचर है, इस प्रजाति के फीचर है ये, कि बाल घुंघराले ही होंगे। तो करली बाल होते हैं इनके, करली हेयर्स होते हैं। साथ ही साथ हाइट बहुत ज़्यादा बता दी है। और इनका जो फोरहेड होता है, जो माथा होता है, वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। वहीं बात करें इनकी, तो अमेरिकन्स फेयर कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। इनकी नोज स्लिम नोज होती है, पतली नाक होती है। ब्लू आईज होती हैं। ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, ब्लॉन्ड मतलब क्रीम कलर के, जो ब्लीच करा के आजकल लड़कियां हाईलाइट नहीं करा लेती हैं वो। कई बार आपने लड़कों को भी देखा होगा, वो छपरी बन जाते हैं कलर वगैरह करा के। तो उस टाइप के लोगों को कहा जाता है, तो उसको ब्लॉन्ड कहा जाता है। अब इनकी शादी हो गई, तो इनके जो बच्चे होंगे वो एक अलग प्रकार के हाइब्रिड बच्चे होंगे, जिनकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है। इनके जो बच्चे होंगे वो ब्लैक कलर के भी होंगे, लेकिन ब्लैक होने के साथ साथ वो लोग, उनका माथा चौड़ा नहीं होगा, बाल घुंघराले होंगे, लेकिन बाल घुंघराले के साथ ब्लॉन्ड होंगे। आप फोटो देखो तो आपको समझ में आएगा।
देखें इस फोटो को देखें, ऐसे लोगों को कहा जाता है एफ्रो अमेरिकन। अंतर देख पा रहे हो? सच पीपल आर कॉल्ड एफ्रो अमेरिकन। थोड़ा सा कलर लाइट हो गया, नाक पतली हो गई, माथा नॉर्मल जैसा हो गया, ऐसे लोगों को एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। और ये हाइब्रिड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हाइब्रिड है। लेकिन एक शब्द आप और टकराओगे जिसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें क्या अंतर होता है? ये हाइब्रिड नहीं है। जब हम दो डिफरेंट प्रजातियों को, टू डिफरेंट स्पीशीज को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए डॉग के कुछ फीचर्स अच्छे वाले ले लिए और फिर कैट के कुछ फीचर्स अच्छे वाले ले लिए, यहाँ पे अब जो नया एक स्पेसिमेन बनेगा उसको जीएम कहा जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि आपने उसका डीएनए ही पूरे तरीके से पलट दिया है। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है कि जीएम में और हाइब्रिड में क्या अंतर है? चलिए आगे चलते हैं। हमने आपसे एक शब्द और बोला था, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट की, तो ये उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली किसी एक स्मॉल एरिया में, जानबूझ के किसी छोटे से इलाके में केवल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई नई फ्लाइट उड़नी है, कोई नया एरोप्लेन उड़ना है, तो हम कहते हैं उसको कि एक टेस्ट हमने किया, पायलट टेस्ट किया। पायलट टेस्ट का मतलब होता है कि हमने सिर्फ उसको एक बार ट्राई करके देखा, भाई ये सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हम ट्रायल बेसिस पे कोई चीज करते हैं तो उसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। लास्ट हमने आपसे बोला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है किसी एक फील्ड का नहीं, इंटीग्रेटेड मतलब होल, संपूर्ण, पूरा, मतलब सारे एग्रीकल्चर की बात हो रही है, हॉर्टिकल्चर, फिश कल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, सबकी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो आई थिंक आप समझ ही जाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्हाट आर द बेसिस फॉर, व्हाट आर द बेसिस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन के आधार क्या थे? वो कौन सी बखत थी जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया? बेसिस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आखिर वो कौन सी चीजें थी जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया? आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण बने, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था नॉर्मन बोरलॉग का भी और यहाँ भी, वो था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अधिक उत्पादन प्रजाति वाले बीज। ये नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको और जापान के पौधों को मिला के बनाई थी कि वही प्रजाति है। इसी को HYV कहा जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। सेकेंड चीजें जो लगी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए थी, वो थी पेस्टिसाइड डेवलपमेंट। पेस्टिसाइड डेवलपमेंट, कीटनाशकों का विकास। यहां ब्रैकेट में लिखें क्यों? बिकॉज HYV, जो HYV सीड्स होते हैं, HYV
requires more pesticides। ये तभी तो हमारी खेती किसानी इतना नुकसान में चली गई ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था हमारे देश के लिए, कि इसको कीड़े मारने की दवा बहुत ज्यादा लगती है, और यही कीड़े मारने की दवा आप खा रहे हो। आपने कभी मम्मी लोगों को बोलते सुना है कि बूट जो आता है आपके घर में, बूट, हरे भरे बूट आते हैं, चने के दाने हरे वाले, उसको धो के खाना चाहिए? क्यों धोते हैं सब्जियों को? क्यों गेहूं जब आता है तो उसको धोया जाता है, आटा आटा बनवाने से पहले या गेहूं पिसवाने से पहले? पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है। थर्ड नंबर पे आता है, अगर आपको HYV सीड से खेती करनी है, यू नीड, ये कंपलसरी है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड दैट इज अशोर्ड इरिगेशन। मुझे जल्दी से बता दीजिए, भारत में कितने परसेंट एरिया इरिगेटेड है? अशोर्ड इरिगेशन। एक बात बहुत ध्यान से सुने यहाँ पे, 57% एरिया रेन फेड है। अब आप बोलोगे सर सिंचाई तो हो रही है, अगर रेनफेड है तो भी सिंचाई हो रही है, तो भाई साहब एक बात यहाँ पे आप जान लें कि इरिगेशन का मतलब होता है व्हेन यू प्रोवाइड नॉन नेचुरल वाटर। जब आप बारिश के अलावा किसी तरीके से पानी पहुंचाते हो, नॉन नेचुरल वाटर, दैट मीन्स ह्यूमन मेड तरीके से, ह्यूमन मेड तरीके से जब आप पानी पहुंचाते हो, उसको इरिगेशन कहा जाता है, ना कि हर बारिश को सिंचाई कह दिया जाता है। हर बारिश सिंचाई नहीं है बेटा, बारिश को सिंचाई नहीं कहा जाता, बारिश तो नेचुरल है। इरिगेशन का मतलब है, सिंचाई का मतलब है जब इंसान पाइपलाइन लगा के, मोटर पंप लगा के किसी तरीके से पानी दे अपने खेत को। तो इतना ये एरिया जो है, ये केवल और केवल 43% एरिया है। और इसीलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी समस्या पड़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या हम पढ़ेंगे, चैलेंज में हम पढ़ेंगे इसको। पहली चीज कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है। पहली समस्या जो थी वो ये थी कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है। और दूसरी समस्या है कि केवल 43% एरिया में ही इरिगेशन है अशोर्ड। इसका मतलब है कि इन इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारे घर में पानी आता है तो तुमने बढ़िया खेती कर ली, मेरे घर में पानी नहीं आता तो मैं खेती नहीं कर पाया। अरे भाई, ये तो इनइक्वालिटी हो गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या कि पंजाब का किसान बहुत अमीर हो गया और यूपी बिहार का किसान इतना गरीब हो गया कि वह अपने खेत खाली छोड़ के पंजाब जाने लगा काम करने के लिए। और इसीलिए एक समस्या और आएगी जिसको कहा जाएगा माइग्रेशन, प्रवास। यूपी बिहार का मजदूर जाके काम करता है पंजाब में। ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि पंजाब में सब कुछ है और यहाँ कुछ भी नहीं है। चौथी चीज जो लगती है वो है अशोर्ड फर्टिलाइजर। चौथी चीज जो लगती है वो है अशोर्ड फर्टिलाइजर्स। क्यों भाई? वो सेम पॉइंट है जो आपने पॉइंट नंबर 2 में लिखा था, HYV रिक्वायर्स मोर। ये जो रिक्वायर्स मोर वाले पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आपको ब्रैकेट में ये सारी चीजें दूं। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। HYV सीड्स रिक्वायर मोर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, HYV seeds are more vulnerable to diseases. How many of the above points are true? Only one, only two, both या none? अब आप
मन में गुंताला लगाते रहोगे कि यार सर ने तो बताया था कि दो प्रजातियों को मिला के बनाए गए हैं तो अच्छे ही बनाए होंगे, तो फिर इसमें ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर लगेगा, ना ज्यादा पेस्टिसाइड लगेगा, अच्छे पेड़ पौधे हैं। और अगर ये सब नहीं लग रहा है मतलब डिजीज भी नहीं है, आप लगा के आ जाओगे नन, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छाइयां दिख रही हैं। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छाइयां नहीं, आधे से ज्यादा बुराइयों से भरा हुआ है। केवल खाना इसने हमको दिया, लेकिन खाने के साथ कैंसर जैसी बड़ी समस्याएं भी हमको दी, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स एक चैलेंज और लेके आता है जिसको कहा जाता है कैंसर। ये एक चैलेंज है। तो आप मेरी क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीजें जब पॉइंट्स में आएंगी तो उस समय आपको याद आएगा कि अरे इनके साथ चैलेंजेस भी बताए गए थे कि क्या क्या समस्याएं हैं। फर्टिलाइजर का एक चैलेंज और है जिस चैलेंज को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। पहले मुझे यस करके बताएं कितने बच्चे ये शब्द समझना चाहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। बताओ मुझे जल्दी, कितने बच्चों को ये दोनों वर्ड समझने हैं? बहुत बढ़िया चीज है, लगभग सभी को समझना है। चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए हम अपने फीचर्स को या बेसिस को ब्रेक देते हैं और इन दो शब्दों को समझते हैं। वहीं कहीं साइड में लिख लेना, काम आएगा भविष्य में, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, क्योंकि यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है ये दोनों शब्दों के बारे में। पहले मैं एक कहानी से समझाता हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। ये पानी में एक मछली थी, पानी में एक मछली है। कुछ नहीं हुआ, इस पानी में किसी ने, इंडस्ट्री ने, या कोई एक ऐसी जगह थी जिसने बहुत सारा केमिकल, लेट से मरकरी, मरकरी एक बहुत ही पॉइजनस चीज है जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं, पारा, ये पानी में डाल दिया, इंडस्ट्री ने डाला ये। मरकरी की खासियत ये है कि मरकरी इज नॉन बायो डिग्रेडेबल। बोलोगे सर ये एक तो समझाया नहीं और दूसरा भी शब्द पेल दिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन मतलब होता है नहीं, बायो मतलब होता है ह्यूमन या लिविंग, जो जीवित चीज है। और डिग्रेड का मतलब तो शायद मैंने आपको जब अपन सॉइल पढ़ रहे थे तब बताया होगा कि डिग्रेड का मतलब क्या होता है। याद है डिग्रेडेबल का मतलब, डिग्रेड का मतलब, डिग्रेड मतलब कोई बंदा A+ रैंक में था उसको D पे ले आओ, रैंक गिरा दो उसकी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो इंसानों में डिग्रेड नहीं होती, दैट मीन्स वो इंसानों में या किसी भी लिविंग चीज में खत्म नहीं होती, दैट मीन्स ये अमर है, ये ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा। मेरी बात कितने लोगों को नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया? मान लो तुमने आज 2 समोसे खाए, वो 2 समोसे अगर मैं आपसे कहूं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उसका मतलब है कि जब तक आप हो तब तक वो 2 समोसे आपके पेट में ही रहेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? आपकी बॉडी उन चीजों को पचाने में सक्षम नहीं है, दैट मीन्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब केवल बॉडी की बात नहीं हो रही, सपोज मैं बात करूं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की पन्नी जिस पे आप टमाटर सब्जी कुछ लेके आते हो, अगर वो आप रोड में फेंक दो तो आज से लगभग 100 साल बाद भी वो पन्नी वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट उसको गला नहीं सकता। हम बोलेंगे साहब ये पन्नी तो नॉन बायो डिग्रेडेबल हो गई। इसी प्रकार से मरकरी भी है, वो किसी भी लिविंग चीज की बॉडी में जाएगा तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो जापान में क्या हुआ, जापान में इंडस्ट्री वालों ने दनादन मरकरी छोड़ा, मछलियां जो भी खाती पीती थी
तो मरकरी उनके पेट में जाके जमा हो गया इस तरीके से। अब समुद्र में एक मछली तो थी नहीं, बहुत सारी मछलियां थी। ये जो पेट में जमा हो गया, जमा करने को इंग्लिश में कहा जाता है, अच्छी इंग्लिश में, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना, इकट्ठा कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, जमा कर लेना। इस प्रोसेस को कहा गया बायो एक्यूमुलेशन। मतलब मछली ने अपने अंदर पॉल्यूशन को जमा कर लिया है। लेकिन इस मछली को खाता कौन है? इस मछली को खाएंगे ह्यूमंस। इस मछली को ह्यूमंस खाएंगे। और भाई ह्यूमन क्या एक ही मछली खाएगा? नहीं साहब, ह्यूमन ने तो, कम से कम ह्यूमन है भुक्कड़, उसने एक साल में, मान के चलिए, एक साल में रोज एक मछली भी खाई तो 300 मछलियां खा ली। अगर मैं कहूं एक मछली में 1 ग्राम मरकरी है तो 300 ग्राम मरकरी एक बंदे में चला जाएगा, 1 पर्सन में चला जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने 300 मछलियां खा ली हैं। कहने का मतलब अब क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें। ये अगर मैं आपसे कहूं ये लेवल 1 है, लेवल 1 में 1 ग्राम मरकरी एक बंदे में है या एक लिविंग चीज में है। जब आप लेवल 2 पे आए साहब, तो लेवल 2 पे ये चीज 300 ग्राम हो गई। मतलब जिस प्रकार मैग्नीफाइंग ग्लास बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये जहर एक बंदे में या एक लिविंग चीज में, जो पहले 1 ग्राम था अब 300 ग्राम है, मतलब मैग्नीफाई हो गया। इसको कह देंगे बायो मैग्निफिकेशन। अब मान लो ऐसे 4 इंसान समुद्र में घूमने गए और ये चारों इंसान को किसी वेल मछली ने खा लिया, तो उस एक वेल मछली में 300 ग्राम इसका, 300 ग्राम इसका, 300 ग्राम इसका और 300 ग्राम इसका, 1200 ग्राम मरकरी जमा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। ये जो मरकरी पॉल्यूशन था बेटा, इससे एक बीमारी हुई जिसको कहा गया मीना माटा डिजीज, क्योंकि ये जापान के मीनामाटा शहर में पहली बार देखी गई थी। मैं आपको इसकी फोटो दिखा रहा हूं, देख के डर मत जाना बस। एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं, देख के घबराना बस मत कि भाई मीना माटा डिजीज ये आखिर क्या हो रही है। ये रही मीना माटा डिजीज। अच्छे भले इंसान ऐसे हो जाते हैं जापान में। क्यों हो रहा है ऐसा? दिस इज ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन। क्या आपको बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन समझ में आ गया? जब हम बोलेंगे, जब हम सिंगल एक लेवल की बात करेंगे, 1 लेवल की, सिंगल लेवल, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा, तो हम उसको मैग्निफिकेशन का नाम दे देते हैं। कितने बच्चों को ये इससे समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कैसे जमा हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे यार। ठीक है। ओके। ठीक है, तो हमने केमिकल्स तक लिख लिया था, हमने लास्ट केमिकल तक लिख लिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 5। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे बासमती राइस में केमिकल ज़्यादा होता है,
अमेरिका वापस भेज देता है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 में आया था, 2018 में नहीं, 2008 में, कि मीना माटा रोग या डिजीज किस पॉल्यूशन से होती है। तो उसका आंसर दे देना अगर अब दोबारा रिपीट हो जाए तो। तो दूसरा, पांचवा बेस क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? वो था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रामीण अवसंरचना का विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। रोडें बनने लगी, सड़कें बनने लगी, क्यों? क्योंकि हमको करना था ग्रीन रेवोल्यूशन। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस था, वो था जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है। सेवेंथ, सब्सिडीज, सब्सिडीज किस किस में सब्सिडी मिलती है? जैसे सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में, एमएसपी मिलती है, एक्सेट्रा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए बीज बनाए गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या हमारे देश में रिसर्च ऐसे हवा में हो जाएगी? जी नहीं, कुछ तो बनाया गया होगा। तो बनाया गया ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। फुल फॉर्म आप लिखें, मैं नहीं लिख रहा हूं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। नाइन्थ नंबर पे लिखें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्या जबलपुर में है? बताएं मुझे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या जबलपुर में है? जो जबलपुर घूमा होगा उसने देखा होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में है कि नहीं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो बेस बने किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, बेस। चैलेंजेस हम अलग से देखेंगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कि चैलेंजेस क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या हमको दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्या फिर से हम चाहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। बच्चे तैयारी करके जाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, किसने किया, कितने फेजेस में हुआ। यूपीएससी पूछता है ये सब ठीक है, आप मुझे बताओ क्या एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ, पूरा ही घुमा देता है सवाल। तो हम बताएंगे देखो चाहिए है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी चाहिए, लेकिन हमको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि उसमें केमिकल्स का यूज कम हो। तो ऐसा रेवोल्यूशन हो जो ऑर्गेनिक हो, ऐसा रेवोल्यूशन हो जो सस्टेनेबल हो, सतत हो, और वो लगातार चल सके। ठीक है, लिखिए फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चरण। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर मुझे कुछ लगेगा कि आपको माजिद हुसैन से पढ़वाना है तो मैं आपको उसकी फोटोज सेंड करूंगा, ऐप में मैं फोटोज डाल दूंगा। अच्छा, एक बात और, ये आखिरी महीना है अपने कोर्स का, पता है ना सभी को। इस महीने कोर्स खत्म होना है। हम देखो, अभी स्टार्टिंग के ऐसे 4 दिन तो मेरे उसमें निकल गए, मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ मेरी नानी की डेथ हो गई है, तो उसमें हमारा भी थोड़ा टाइम चला गया। क्योंकि चार कल मतलब फोर्थ को भी जाएगा हमारा टाइम। समझते हो आप, ये सब रिचुअल्स हैं हमारे, मतलब होते ही हैं। तो ये लास्ट मंथ है अपनी क्लास का, और आई थिंक ये जो दिन ऊपर नीचे हुए हैं, एक आध जो भी है, तो अप्रैल के बाद
मई के जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन होंगे मैं उसमें कवर कर दूंगा, और मई की आपसे कोई फीस नहीं होगी, अप्रैल की ही बस लास्ट फीस होगी आप लोगों से, और इसके एंड तक हम अपना कोर्स खत्म करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट है कि 10 दिन में या 12 दिन में एग्रीकल्चर, 3 दिन में रिसोर्सेस, 5 दिन में इंडस्ट्रीज, और लगभग 5 दिन में हमारा जो पॉपुलेशन है। यही 4 चीजें बची हैं हमारी, कुछ और तो नहीं बचा है। रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसको हम खत्म करेंगे। फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फेज 1, पहला फेज। अब इस बात को जान के रखें कि पहला फेज कैसा प्रोजेक्ट होगा बेटा, पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट बहुत बड़े एरिया में किया जाएगा कि किसी सिलेक्टेड एरिया में किया जाएगा, बताएं मुझे। सिलेक्टेड एरिया में होगा कि किसी बहुत बड़े एरिया में पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। आपके पास नई नई बंदूक आई है, क्या आप बंदूक लेके जंग में चले जाओगे कि पहले उसको घर में 2-3 बार हवा में फायर करके देखोगे? बिल्कुल सही, सिलेक्टेड एरिया में होगा। और क्या सारे के सारे क्रॉप्स में किया जाएगा कि किसी एक क्रॉप में किया जाएगा? क्या ऐसा बोला जाएगा कि दुनिया की जितनी फसलें हैं, बाजरा, ज्वार, सब में ग्रीन रेवोल्यूशन करने की कोशिश करो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर्टिकुलर किसी एक या दो क्रॉप को लिया जाएगा। तो इस चीज के लिए जो काम नॉर्मन बोरलॉग ने किसको लिया था, वीट को, तो हम भी किसको लेंगे, वीट को लेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया से या उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये वो फेस है जो 1965 से लेकर 1965 से लेकर 1980 तक चलेगा, 1980 तक चलेगा। 1965 से लेकर 1980 तक ये फेस चलता रहेगा। क्या था इस फेस में? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हीट रेवोल्यूशन। ऑल्सो कॉल्ड, जैसे नोट्स मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाए, बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाएंगे हम। ऑल्सो कॉल्ड व्हीट रेवोल्यूशन। इसे गेहूं की क्रांति भी कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि एक ही क्रॉप को सिलेक्ट किया गया था नॉर्मन बोरलॉग की चीटिंग करके, और वो था केवल और केवल गेहूं या व्हीट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हीट रेवोल्यूशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी, पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी 1965 में। सो 1965 में व्हीट प्रोडक्शन या गेहूं का उत्पादन भारत में, व्हीट प्रोडक्शन या गेहूं का उत्पादन भारत में 8 मिलियन टन था। 8 मिलियन टन। लेकिन केवल और केवल 5 सालों में 1970 में गेहूं का उत्पादन या व्हीट प्रोडक्शन 24 मिलियन टन हो गया। क्या मुझे इतना बता सकते हैं कितने टाइम्स ज्यादा है ये? बताओ भाई बताओ, मैथ्स तो इतनी आती होगी। कितने टाइम्स ज्यादा है? अगर 1965 में 8 मिलियन टन गेहूं उग रहा था और 1970 में 24 मिलियन टन उगने लगा, तो हम क्या बोलेंगे? किस रेट से ग्रोथ हो रही है? बाप रे, क्या बात है बेटा। मेरे ख्याल से 8 का टेबल तो आता होगा। अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं कि 1965 में, बिल्कुल सही। अगर वो 1965 में 8 थी और 1970 में वो 24 हो गई, दैट मीन्स वो इंटू 3 हुआ है, 3 टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो भाई 3 टाइम्स इंक्रीज देखा गया। व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। और डेटा आपके सामने है। जिस चीज ने 5 सालों में 3 टाइम्स बढ़ा दी आपकी
क्रॉप कल्टीवेशन या प्रोडक्शन, भाई उसको तो करना बनता है। तो जैसे ही 70 में पता चला कि ये वाली चीज हो रही है भाई साहब, और ये चीज कहाँ पे हुई, ये चीज कहाँ पे हुई, ये चीज हुई पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, इन पंजाब एंड हरियाणा मेनली के, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ये चीज हुई। और इसी चीज को कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसी चीज को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया गया। लेकिन जब आप पायलट प्रोजेक्ट पे कोई चीज़ यूज़ करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको देनी पड़ेंगी जिसके कारण डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं तो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या किया गया कि जैसे 1970 में पता चला कि हमारा देश ग्रीन रेवोल्यूशन कर सकता है, 1974 में भारत सरकार लॉन्च करती है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इतना तो समझ में आ रहा होगा नाम से कि किसी एरिया को डेवलप करने की बात हो रही है। कमांड एरिया असल में वो एरिया था, ये नोट्स में नहीं लिखना है, बस समझ लो कि कमांड एरिया असल में वो एरिया था जिस एरिया को ग्रीन रेवोल्यूशन की कमांड दी गई थी। और वो इलाका कौन सा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद के नोट्स में लिखा कि वो इलाका पंजाब और हरियाणा था, जो शायद भारत के नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है। और इसीलिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई 1974 में। सो इन 1974 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। और जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इसका रिजल्ट ये निकला कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यूपी, वो भी मेनली वेस्ट वाला, वेस्टर्न यूपी, 100 डेवलपमेंट ऑफ, अब खेती बाड़ी करनी है तो किस चीज़ का डेवलपमेंट चाहिए, इनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी दी गई, ग्रामीण बिजली दी गई, अलोंग विथ, साथ ही साथ क्या दिया गया, क्या मिला पंजाब को, बताएं मुझे क्या मिला पंजाब को इस समय, कैनाल डेवलपमेंट। कैनाल डेवलपमेंट, और ये कौन सी कैनाल थी भाई साहब, कौन सी कैनाल की बात हो रही है, दिस इज नथिंग बट इंदिरा गांधी कैनाल। देना पड़ेगा ना भाई, 3 टाइम्स ग्रोथ दिखा दी, और ग्रोथ ऐसी दिखाई कि विद इन 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स, बाय 1978, सॉरी 77, 74 में कमांड एरिया चालू हुआ, 1977 में इंडिया बिकेम, इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायबल इन व्हीट प्रोडक्शन। मतलब अब वो गेहूं जो हम अमेरिका से खरीदते थे या दूसरे देशों से खरीदते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किस किस को समझ में आ गया है, बताएं मुझे, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किस किस को पल्ले पड़ गया है।
इसको व्हीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 1965 में वो 8 मिलियन टन गेहूं उगाते थे, 1970 में वो 24 मिलियन टन हो गया। 3 टाइम्स का ग्रोथ देखा गया और इसी ग्रोथ को ग्रीन रेवोल्यूशन कह दिया गया। पंजाब हरियाणा में मेनली हुआ। फिर 1974 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और यूपी में इसका मेन फोकस था, जिसके कारण वहां पे रूरल इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामीण बिजली और कैनाल का डेवलपमेंट हुआ। इंदिरा गांधी कैनाल इसी का उदाहरण है। उसके बाद 3 सालों के अंदर अंदर 1977 तक भारत गेहूं के उत्पादन में सेल्फ रिलायबल हो गया। मतलब अब गेहूं नहीं खरीदना पड़ेगा। एक इसी में लास्ट लिख लेना, दिस सॉ, इसने क्या देखा? इंक्रीज इन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। बहुत सारी बोरिंग होने लगी। बोरिंग, आपके घर में मोटर लगी है ना, उसको इंग्लिश में मोटर नहीं कहते, ट्यूबवेल कहते हैं, ट्यूबवेल। पहले के जमाने में सिर्फ वेल होते थे, कुएं होते थे। अब उसमें ट्यूब डाल के मोटर लगा दी तो वो ट्यूबवेल हो गया। तो लोग वहां मोटर खुदवाने लग गए, गड्ढे करवाने लग गए। केसेस आते हैं ना, यूपी से बच्चा गिर गया मोटर में, खुला हुआ था वो। ठीक है, आगे चले। तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था। फेज 1 में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर सरकार ने सोचा यार नहीं, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जाए, क्यों इनको अलग किया जाए। तो फेज 2 की शुरुआत करी गई। फेज 2 की शुरुआत हुई 1980 से लेकर 1995 तक। 1995 तक। अब एक बात मुझे आप खुद बताओ, अगर पहला फेज गेहूं के लिए था तो दूसरा फेज किस चीज के लिए हो रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक डायग्राम मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, उसको समझना। डायग्राम को, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आपको बनाना नहीं है, आपको मैं बाद में बनवाऊंगा बेहतर तरीके से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट फेज था वो मेनली इस इलाके में था। सेकेंड फेज जो था वो इस इलाके में था। सेकेंड फेज को अभी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे दो चीजों को उगाने के लिए बात होगी। एक चीज होगी ऑयल सीड्स, तिलहन। तिलहन के एग्जाम्पल्स शायद आपको पता हो, जैसे सोयाबीन और आपका तिल, मस्टर्ड, इन सारी चीजों को। और दूसरा राइस। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ? शिफ्ट टुवर्ड्स वेट एग्रीकल्चर एंड ऑयल सीड्स। शिफ्ट टुवर्ड्स वेट एग्रीकल्चर एंड ऑयल सीड्स। इस चीज की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, किसको? फोकस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को। फोकस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। 1985 राइस रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। राइस रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया।
राइस रेवोल्यूशन स्टार्टेड। चावल का आंदोलन शुरू हो गया। एरिया क्या देखने को मिल रहा है आपको मेनली? कौन सा एरिया देखने को मिल रहा है? क्या हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? जी हाँ, हम चले गए हैं ईस्टर्न यूपी। क्या हम बंगाल चले गए हैं? जी हाँ, वेस्ट बंगाल। क्या हमने बिहार कवर किया है? बिल्कुल कवर किया है बिहार। क्या हम एमपी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, एमपी भी आ गए हैं। एंड डेल्टा, जो भारत के डेल्टा थे छोटे छोटे, और सुंदरबन डेल्टा, उसको। इतना एरिया, मतलब ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट की तरफ एक शिफ्ट देखा गया कि अच्छा अब तुम इधर पे खेती करने जा रहे हो। फोकस्ड गैंगेटिक प्लेन्स। अगर एग्जाम में जल्दी लिखना हो तो केवल इतने सारे राज्यों के नाम की जगह सिर्फ ये भी लिख दोगे ना तो काम बन जाएगा कि सेकेंड फेज गैंगेटिक प्लेन्स पे लाया गया। ठीक है। और डेल्टा की जगह ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये ज्योग्राफी के साथ साथ कम शब्दों में आपका काम कर देगा। एरिया था। क्या सक्सेस मिली होगी? जी हाँ। सक्सेस क्या मिली? व्हाट इज द सक्सेस? राइस प्रोडक्शन, या राइस 18 टाइम्स इंक्रीज हो गया भाई, बताओ। गेहूं को कुछ नहीं हुआ, 18 टाइम्स चावल में इंक्रीज आ गया। तभी तो आज मुझे बताओ, ज्यादा एरिया चावल का है कि गेहूं का? ज्यादा प्रोडक्शन चावल का है कि गेहूं का? चावल का। 18 टाइम्स राइस प्रोडक्शन। लेकिन ऑयल सीड्स में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और ऑयल सीड्स 1.5 टाइम्स ही ग्रो कर पाए। 1.5 टाइम्स। ये ग्रोथ है बेटा, सक्सेस लिख दिया है, समझ जाओगे। ये ग्रोथ की बात हो रही है। अगर जब ऑयल सीड्स में ग्रोथ नहीं आया तो फिर इसी के रिजल्ट में लेटर ऑयल सीड रिवॉल्यूशन, ये जो ऑयल सीड उगाने की तैयारी थी उसे शिफ्ट कर दिया गया। वॉज शिफ्टेड टू राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, मतलब इन इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए आज देखो एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। एमपी का जो मालवा है उसको सोया कैपिटल कहते हैं। आपके घर में तेल कौन सा यूज होता है? सोयाबीन ऑयल। हो सकता है राइस ब्रांड वगैरह भी यूज हो, लेकिन जनरली लोगों के यहाँ फली तेल जिसको कहा जाता है, सोयाबीन उतना, हाँ, रिफाइंड ऑयल वही यूज होता है। तो ये फेज टू था। क्या फेज टू समझ में आ गया? कितने लोगों को फेज टू समझ में आ गया? जल्दी बताओ मुझे। ठीक। तो बाकी बचे हुए तीन फेज कल कल की क्लास का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बच्चों। असल में क्या है कि अब आप समझते तो हो कि वो जब ऐसा कुछ होता है फैमिली में तो उसके एक दो दिन बाद आपको जाना पड़ता है। वो कुछ चौथा वगैरह होता है, तो उसके कारण शायद मुझे कल वापस जाना पड़े रात को। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर वहाँ से फ्री हो गया तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास के लिए। नहीं तो हम क्लास संडे को भी करेंगे इस बार, फॉर श्योर करेंगे। ठीक है। और थर्सडे से तो वैसे भी रहनी ही चाहिए क्लास। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्लास रहेगी। ठीक है। तो टेलीग्राम देखते रहना। मैं वैसे व्हाट्सएप भी कर दूंगा और ऐप में भी मैसेज डाल दूंगा।
हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो लिंक आपके पास आ जाती है, मतलब यूट्यूब का जो रिकॉर्डेड आपके पास मिल जाता है आपको, देखो वो भी मैंने यूट्यूब में प्राइवेट ही भेजता हूँ मैं आप लोगों को, तो प्लीज़ उसको शेयर मत करना, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं इनको भी शेयर मत करना, अपने तक ही रखना, ठीक। नोट्स भी और जो वीडियोस हैं वो भी। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगी।